Friends, in today's topic, I am going to discuss about the attributes which are used in numerical taxonomy. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कि हम न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि हम न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को आप और क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को आप बोलते हैं फेनेटिक्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को क्या बोलते हैं, फेनेटिक्स बोलते हैं। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, आप इसको नियो एडेंसोनियन टेक्सोनोमी भी बोलते हैं। और जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का कॉन्सेप्ट दिया है, ये हमारे कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, ये दिया है स्नीथ और साथ में दिया हुआ है सोकल ने। तो स्नीथ और सोकल ने दिया है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनके ऊपर ये न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो जैसा कि जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है, या फिर हम बात करेंगे फनेटिक्स के लिए, तो इसका मेन पर्पस जो है वो ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन करना है कि हम ऑर्गेनिज़म को कितने बढ़िया से कितने अच्छे से क्लासिफिकेशन करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जैसे कि हमारे पास आते हैं ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट्स, जिनको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं OTUs। तो ये जो OTUs होते हैं, जैसे कि OTU होता क्या है, OTU आपके पास जो कि बेसिक यूनिट है टेक्सोनोमी के लिए, आप किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी स्पीसीज या जीनस या फिर क्लास, उसको आप क्या बोलते हैं, OTU बोलते हैं। मतलब सिंपल बात करें तो जो टेक्सॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 15 प्लांट्स हैं, तो ये जो 15 प्लांट्स आपको नज़र आएंगे, इनको आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, OTU कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में ऑपरेशनल टेक्सोनोमी की यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। भाई उन्हीं के हिसाब से तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उन्हीं के बेसिस पर तो हम डाटा डिराइव करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, तो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो आएंगे हमारे पास क्या, कैरेक्टर्स। तो क्या पता होने चाहिए हमें न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में, कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। तो जो भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कैसे होती हैं, मेज़रेबल हैं और साथ में आप उनको काउंट कर सकते हैं, ताकि आप उनके बेसिस पर सिमिलरिटी इंडेक्स जो है उसको फॉलो कर सकें। तो आप इसके बेसिस पर क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सिमिलरिटी इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या होना चाहिए, फेनोग्राम्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फेनोग्राम्स। तो दरअसल फेनोग्राम्स होते क्या हैं, फेनोग्राम्स ट्री लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर होती हैं, और ये जो नेटवर्क स्ट्रक्चर हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, शो करेंगी फेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो एक्चुअल में फेनोग्राम्स क्या होते हैं, ये डायग्राम्स होती हैं। और ये जो आप डायग्राम्स देखते हो, these are the basic diagrams which are used in numerical taxonomy। और इससे हमें फेनेटिक क्लासिफिकेशन या फेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है। तो ये डायग्राम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का। इसके बाद हम बात करेंगे क्लस्टर एनालिसिस। तो क्लस्टर एनालिसिस में ये टेक्निक है जिसमें कि क्लस्टर, नाम से क्लियर हो रहा है क्लस्टर है, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। तो जो भी आपके ग्रुप्स होते हैं उनका हम क्या प्लॉट करते हैं, यहाँ पे क्लस्टर प्लॉट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़। तो सिमिलरिटीज़ के आधार पर हम क्या करेंगे, जो भी क्लस्टर्स हैं उन क्लस्टर्स को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह से प्लांट्स आ रहे हैं, हम इसमें सिमिलरिटीज़ देखेंगे और साथ में क्या करेंगे, इन क्लस्टर्स को आपस में जॉइन करते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है भाई, इसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फेनोग्राम। और ये जो स्टडी है, जैसे कि ये प्लांट्स हैं, मान लो ये जो हमारे पास OTUs हैं,
इन OTUs को हम कंपैरिजन करते हुए लेकर जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर एनालिसिस बोलते हैं। सो क्लस्टर एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। इसी तरह से न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी जिसमें कि हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स के लिए, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स कौन सा चाहिए, हमें चाहिए डेटा ड्रिवन अप्रोच। क्या चाहिए हमें, डेटा ड्रिवन अप्रोच चाहिए। सो क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये मेजरेबल ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड करेगी, और जो भी आपके मेजरेबल ट्रेड्स होंगे उसको आप लार्ज डाटा सेट्स में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इनको आप लार्ज डाटा सेट्स जो हैं वो इसके क्या करोगे, क्रिएट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास और क्या आता है, हमारे पास आएंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस आता है। तो जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है जिसमें कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल्स या न्यूमेरिकल टेक्निक्स होती हैं, और जो भी हम एनालाइज करते हैं हम मल्टीपल करैक्टरिस्टिक्स को साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो भी आपको इसमें मल्टीपल करैक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आएंगी, उन मल्टीपल करैक्टरिस्टिक्स को आप इंस्टेंटली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इन केस ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इसी के बाद हमारे पास आता है सिमिलैरिटी इंडेक्सेस। तो सिमिलैरिटी इंडेक्स में हम क्या करेंगे कि जो भी दो प्लांट्स या दो OTU या मल्टीपल OTUs के बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर उनके बीच में डिसिमिलरिटीज़ पाई जा रही हैं, उन सिमिलरिटी का हम क्या क्रिएट करते हैं, डाटा क्रिएट करते हैं। इसी तरह से फोनेटिक क्लासिफिकेशन को हम इसमें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो फोनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, जो भी हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम ओवरऑल सिमिलरिटी और साथ में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं उनके बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद हम फॉलो करेंगे क्लैडियास्टिक मेथड, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि क्लैडियास्टिक में हम क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ करेंगे और हम जो भी डाटा है या जो प्लांट्स का रिलेशनशिप है वो प्रोवाइड करते हैं क्लैडियास्टिक मेथड में। उसके बाद रहते हैं हमारे पास क्या, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज। क्या रहेंगे हमारे पास, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज जो हैं उनको हम फॉलो करेंगे, जिसका मेन काम क्या होता है, ताकि हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं सब्जेक्टिव जजमेंट इन दी क्लासिफिकेशन। तो हम जो भी सब्जेक्टिव जजमेंट है क्लासिफिकेशन में उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसी तरह से और हमें न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स में क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेशन चाहिए, कि जो भी आप जब न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी या फोनेटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको कंप्यूटर का फुल फ्लेज नॉलेज और कंप्यूटर प्रोग्राम्स का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपके डाटा एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और साथ में जो विजुअलाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी। तो जो ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी है ये आप बायोलॉजिकल फील्ड्स में फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपके पास बॉटनी का फील्ड है या फिर आपके पास जूलॉजी का फील्ड है या फिर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड है, वहाँ पे फॉलो हो सकता है। सो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके बायोडाइवर्सिटी या क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क को समझने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो यू शुड नो अबाउट दीज एट्रीब्यूट्स। जैसा कि हमने आपको एट्रीब्यूट्स में क्या क्या बताया, आपके पास आएंगे सबसे पहले OTUs, ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट, जो कि प्लांट्स होते हैं। फिर क्या आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। उसके बाद आप जो डायग्राम्स बनाओगे उनको आप क्या बोलते हैं, फेनोग्राम बोलते हैं। इसके बाद आप क्या करवाते हैं, क्लस्टर एनालिसिस करवाया जाएगा। उसके बाद आप क्या फॉलो करेंगे, आप फॉलो करेंगे डाटा ड्रिवन अप्रोच। इसी तरह से मल्टीवेरिएट एनालिसिस आएगा, आप तैयार करोगे सिमिलैरिटी इंडेक्सेस, साथ में आप दोगे फोनेटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद आप क्लैडियास्टिक मैथडोलॉजी अप्लाई करेंगे और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज़ हैं उसको फॉलो किया जाएगा। साथ में आपको कंप्यूटर का फुल फ्लेज नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सॉफ्टवेयर की यूटिलाइजेशन कर सको। ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी जो है वो इसमें रहनी चाहिए न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के
एट्रीब्यूट्स में। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी प्रिंसिपल के लिए, तो इसमें आप ध्यान रखो कि जितने भी आप न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स लेते हैं या न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं उनको इक्वल वेटेज जो है वो देनी पड़ती है। तो जितने भी आप कैरेक्टर्स यहाँ पर लोगे उन सबको जब आप कोई नया टैक्सा फॉलो कर रहे होते हैं, आप कोई नया टैक्सा को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आपको इक्वल वेटेज देनी है सारे के सारे कैरेक्टर्स को। दूसरा, सिमिलैरिटी। आपको देखना होता है कि दो डिफरेंट एंटाइटीज़ के बीच में कितना % सिमिलैरिटी जो है वो पाया जा रहा है और आपको उसको कंपेयर करना है। इसी तरह से आप साथ में करते हैं कैरेक्टर कोरिलेशन। तो जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप क्या करोगे, तो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को कोरिलेट करोगे। साथ में हमारे पास आती है एम्पेरिकल साइंस। तो जो भी हमारे पास टेक्सोनोमी का फील्ड है वो प्रैक्टिसाइज्ड है इनटू एम्पेरिकल साइंस में। बाकी हमें कभी भी फनेटिक्स लेते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे आर यूज्ड। तो फनेटिक्स को कंसीडर करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। उसी से आपका जो डाटा आएगा वो डाटा कैसा होगा, हाईली रिलायबल होगा। सो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी जो है उसका बेसिक ये आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में ज़्यादा ये फील्ड डेवलप हुई थी और इसका जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से और बायोकेमिकल सीक्वेंस डाटा की वजह से ये टेक्निक, ये न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी और भी ज़्यादा क्या हो रही है, इलेबोरेट हो रही है। सो आई होप आपको न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पर पता चला होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द MSc बॉटनी थर्ड सेमेस्टर। जो हमारे MSc बॉटनी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एट्रीब्यूट्स ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। और जो भी आपको PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।